एक दफा का जिक्र है कि एक दिन मछेरा दिन भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर उसके जाल में एक झींगा तक न आया। रात के वक्त वो आग के पास बैठा अपना घुटना और टांगे गर्म कर रहा था। वो बड़बड़ाते और गुर्राते हुए अपने आप को गर्म और आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, जो सर से पांव तक सुर्ख लिबास पहने हुए था। उसकी ठोड़ी पर सर्दियों की बर्फ जैसी सफेद बुराक दाढ़ी थी। मछेरे की बीवी हैरत से मुंह फाड़े उस अजीब शख्स को तकती रही, लेकिन बूढ़ा सीधा झोंपड़ी के अंदर चला आया और कहने लगा, मियाँ मछेरे, अपना जाल लेकर मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चीज पकड़ कर दो, और अगर मेरी किस्मत जाग गई तो मैं इतना माल तुम्हें दूंगा कि आज तक किसी ने किसी मछेरे को इतना माल न दिया होगा। मछेरा बोला, मैं नहीं जाता, आज रात मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तमाम दिन दरिया में जाल डाले बैठा रहा। थकन के मारे मेरी कमर टूट गई, लेकिन एक भी मछली हाथ न आई। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि अब ये आग और अच्छा खाना छोड़कर मैं तुम्हारे कहने पर बाहर निकल खड़ा हूँ। लेकिन मछेरे की बीवी ने बूढ़े की पूरी बात सुनी थी कि वो इस काम का बहुत अच्छा मुआवजा देगा, और उसका ख्याल था कि ये काम करना चाहिए। शोहर से बोली, देखो, बूढ़ा वादा कर रहा है कि माकूल मुआवजा दूंगा, ऐसा मौका खोना नहीं चाहिए। मेरी राय तो ये है कि तुम चले जाओ। मछेरे ने फिर इनकार किया, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी अब भी मुस्कुराती रही। उसने एक बार फिर कहा, मैं तो यही राय दूंगी कि तुम चले जाओ। मछेरा बड़बड़ा गया और उसने कसम खा ली कि नहीं जाऊंगा, मगर उसकी बीवी अपनी बात पर जमी रही। उसने बहस नहीं की, नाराज भी ना हुई। मछेरे ने जो कुछ कहा था उसने उसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी सलाह तो यही है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। आखिर मछेरा भड़क उठा और बीवी से गुस्से से बोला, अच्छा, अगर तुम रात के वक्त मुझे घर से बाहर निकालने पर ही मुसर हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और फिर उसने वो अल्फाज दोहराए जो अक्सर मर्द कहा करते हैं, बहुत से लोग अपनी बीवी के राय पे चल के मुसीबत में फंसते हैं। उसने अपनी समोर की टोपी ली, जाल उठाया और बुड्ढे के साथ चांदनी में निकल खड़ा हुआ। दोनों के साए यूं मालूम हो रहे थे जैसे स्याह मकड़े। वो चलते गए, शहर से निकलकर खेतों में पहुंचे, उन्हें पार किया, जंगल में से गुजरकर, और आखिर एक वीरान और सुनसान से सहरा में जा निकले, जहां मिटियाली चट्टानों और हाकदार झाड़ियों के सिवा और कुछ न था। मछेरा बोला, भाई, मैं लड़कपन से मछलियां पकड़ता आ रहा हूँ और कोई 47 बरस से यही धंधा कर रहा हूँ, लेकिन कभी इस जगह नहीं आया जहाँ पकड़ने के लिए मछली तो मछली, झींगा तक भी नहीं है। लेकिन बुड्ढे ने कुछ न कहा। अलबत्ता पहले तो उसने जमीन पर उंगली से एक बड़ा सा गोल दायरा बनाया और फिर उसमें अजीबो गरीब हिंद से लिखने लगा, और फिर अपने लाल चग्गे में से एक दिया सलाई फौलाद का एक टुकड़ा और एक छोटा सा चांदी का डब्बा निकाला, जिस पर अजीबो गरीब सांपों, असदों और न जाने किस किस की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद थैले में से चंद तीलियां गरम मसाले की निकाली और दिया सलाई से आग जलाई, और डब्बे में से एक मटियाला सा पाउडर निकाल के उस आग में झोंक दिया। शू शाल एक शोला सा जो साफ नजर आ रहा था चांदनी में बुलंद हुआ, और फिर लिखने की स्याही जैसा काला गहरा धुआं इधर उधर फैलता चला गया, यहाँ तक कि इतना अंधेरा हो गया कि तारीक तरीन आधी रात में भी ऐसा अंधेरा नहीं होता। अब बूढ़े ने अजीबो गरीब मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में एक अजीब सी गड़गड़ाहट शुरू हुई, जो करीब से आती गई और तेज तेज होती गई, यहाँ तक कि बिजली की तरह कड़कने और बादल की तरह गरजने लगी। जमीन लर्जा उठी और फिर हिलने लगी। बेचारा मछेरा डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसके दांत बज उठे। अचानक ये गड़गड़ाहट और गरज बंद हो गई और मौत की सी खामोशी छा गई। गोद तारीकी इस तरह छा रही थी। बूढ़ा, जो दरअसल एक जादूगर था, बोला, देखो, अब यहाँ से एक ऐसा सफर करने को है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो कुछ कहता हूँ इसे गौर से सुनो। तुम एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। क्या मैं कुछ भी ना कहूँ? नहीं, सी तक ना कहना। भाई, ये तो मुझ जैसे आदमी के लिए बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि मुझे तो बातें करने की आदत है, मछेरे ने कहा। बुड्ढा बोला, और हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी भी बांधनी चाहिए। और ये कहकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मछेरे की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए आगे बढ़ा। तो क्या मैं कुछ भी ना देख सकूंगा? नहीं, जरा एक तिनका भी नहीं। नहीं, मछेरा बोला, काश मैं यहाँ आया ही ना होता।
लेकिन बूढ़े ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वो चमगादड़ की तरह अंधा होके रह गया। और फिर उसने कहा कि अब छूने से जो कुछ महसूस हो उस पर सवार हो जाओ और मजबूती से पकड़े रहो। मछेरे ने अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया तो वो किसी ऐसी चीज की पुष्ट से छुआ जो खुरदरी और बालोंदार थी। वो इस पर सवार हुआ तो एक आवाज के साथ हवा की तरह तेज उड़ने लगा। उसके लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि उस चीज को अपने हाथ और पांव से मजबूती से पकड़े रहे। वो चलते गए। बड़ी देर के बाद जो चीज उसे उड़ाए लिए जा रही थी वो जमीन पर उतरी और मछेरे ने अपने आप को जमीन पर खड़ा पाया। वो चीज जो उसे यहाँ लाई थी जा चुकी थी। बूढ़े ने उसकी आंखों पर से रुमाल को नोच फेंका। अब उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे खड़ा है। यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सिवाय इसके कि एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ चट्टानें और रेत का ढेर था। यह है वो जगह जहाँ तुम्हें जाल डालना है, बूढ़े जादूगर ने कहा, क्योंकि अगर यहाँ कुछ ना मिला तो हम कुछ ना पकड़ेंगे। फिर दूसरी दफा डाला और खींचा, मगर दोनों दफा कुछ ना निकला। लेकिन तीसरी बार जाल डाला तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई शीशे जैसी वजनी चीज फंसी है। उसने पूरा जोर लगाने के बाद जाल खींचा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता वो उसको साहिल पर खींच लाया। जाल में से एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक निकला जो समुद्र के पानी से काला पड़ गया था और इस पर काई और सिपियां चिपकी हुई थी। यही वो चीज थी जिसे निकलवाने के लिए जादूगर यहाँ आया था। बूढ़े ने अपने थैले में से एक छोटी सी सुनहरी चाबी निकालकर संदूक के एक तरफ जो सुराख था उसमें डाली तो ये बिल्कुल ठीक आई। उसने जल्दी से ढकना खोला। मछेरे ने अंदर देखा तो एक छोटा सा इतना खूबसूरत महल दिखाई दिया कि कभी किसी ने न देखा हो। ये सीप का बना हुआ और बर्फ की तरह सफेद और चमकीला था। बूढ़े ने उस महल को संदूक से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। और फिर एक अजीब बात हुई, ये महल फौरन उस तरह बढ़ने लगा जैसे साबन का बुलबुला बढ़ता है। यहाँ तक कि चांदनी में ये बर्फ की तरह मुनव्वर और रोशन दिखाई देने लगा। उसकी खिड़कियों में से रोशनी यूं फूट रही थी गोया हजारों मोमबत्तियां जल रही हों और महल के अंदर से गाने, हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मछेरे की एक बात पर हैरानी खत्म न होती थी कि कोई और अजीब बात हो जाती। बुड्ढे ने अपने कपड़े उतार दिए और चेहरा भी, हाँ चेहरा भी जो मसनूई था। और अब मछेरे के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और बावकार नौजवान आदमी खड़ा था। मछेरा हैरत के मारे गुमसुम था। नौजवान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और वह खुद संगे मरमर की अजीम शान सीढ़ियां चढ़ता हुआ महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। जो ही वो वहां पहुंचा, दरवाजा एक रोशनी के सैलाब के साथ खट से खुला। अंदर सैकड़ों पुरस्कार उम्दा रेशमी और मखमली लिबास पहने खड़े थे। जादूगर को देखते ही वो सब उसके सामने इस तरह अदब से झुक गए जैसे वो कोई बादशाह हो। फिर वो उन दोनों को साथ लेकर चले। कई एक बरामदी और कमरे जो निहायत शानदार थे। उन्हें तय करते हुए ये आखिर एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो कि पिछले कमरों में से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थे। परले सिरे पर एक सुनहरी तख्त बिछा हुआ था जिस पर ख्वाबों से भी ज्यादा हसीनो जमील एक खातून बैठी थी। उसकी आंखों में हीरों की तरह चमक सी थी और रुखसार गुलाब की पंखड़ियों की तरह भी शर्मा रहे थे। उसके बाल सोने की तरह दमक रहे थे। उसने तख्त पर से आधी सीढ़ियां उतरकर जादूगर का इस्तकबाल किया और फिर वह जादूगर को तख्त की तरफ ले गई और उसे अपने पहलू में बिठा लिया और वह दोनों बड़ी देर तक बड़े खलूस से बातें करते रहे। मछेरे से किसी ने एक लफ्ज भी न कहा। वो उल्वों की तरह हैरान खड़ा घूर रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, न जाने ये लोग मुझे कुछ खाने भी देंगे या नहीं। दरअसल वो घर पर जो उम्दा खाना छोड़ के चला आया था उसकी वजह से उसकी भूख और भी तेज हो गई थी और उसका दिल चाह रहा था कि मजेदार और गरम गरम चीज उसके पेट में जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब ना हुआ। जल्द ही घंटे ने 12 बजाए और वह दोनों तख्त पर से उठ खड़े हुए। हसीन खातून ने जादूगर का हाथ पकड़ा और इर्द गिर्द के लोगों की तरफ मुड़ के आवाज बुलंद कहा, देखो यही वो इंसान है जो इस सबसे कीमती हीरे का हकदार है। वो मैं इसके हवाले करती हूँ। ये कहकर उसने पास पड़ा हुआ सुनहरी संदूक खोलकर उसमें से एक बलोड़ी गेंद निकाली जो कबूतर के अंडे की तरह बराबर थी। उसके अंदर कोई चीज इस तरह चमक रही थी जैसे आग का शरारा। जादूगर ने गेंद लेकर अपने गिरबान में रख ली। मछेरा कुछ न समझ सका कि ये क्या चीज है। अब पहली बार हसीन खातून की नजर मछेरे पर पड़ी। उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास पहुंच गया तो दो आदमी एक संदूक लेकर आए
बड़े खजांची ने उसे खोला तो उसमें से अशरफियों की थैली बड़ी हुई थी। अब तुम इसे लोगे या नहीं? हसीन औरत ने पूछा। मुझे क्या लेना है? मछेरा बोला। अपनी मेहनत का मुआवजा। हसीन औरत ने कहा। अच्छा, इसी में से ले लो, हसीन औरत ने कहा और हाथ से इशारा किया। बड़े खजांची ने संदूक में से एक थैली निकाल के खोली और अशरफियों का ढेर समूर की टोपी में उंडेल दिया। मछेरे ने अपनी सारी उम्र में भी इतनी दौलत पहले कभी न देखी थी। वो बुत बना खड़ा हुआ था। क्या ये सारी दौलत मेरी है? मछेरे ने पूछा। हाँ, हसीन औरत ने जवाब दिया, तुम्हारी ही है। तो फिर खुदा आपको सलामत रखे, मछेरा बोला। जादूगर हसीन औरत से रुखसत हुआ और मछेरे को साथ आने का इशारा करते हुए उसी रास्ते तख्त वाले कमरे से बाहर निकल आया जिससे अंदर गया था। मखमल और रेशमी कपड़े के बने हुए उमरा आगे आगे चल रहे थे। वो और कमरों से गुजरते हुए दरवाजे तक पहुंचे और बाहर कदम रखा और फिर वो अजीब महल बुलबुले की तरह बड़ा तो बुलबुले ही की तरह गायब हो गया। अब वो दोनों साहिल पर खड़े थे जहां चट्टानों, रेत और पानी और सर पे तारों भरे आसमान के सिवा और कुछ न था। मछेरे ने अपनी अशरफियों से बड़ी हुई टोपी को हिलाया तो उसमें से खनखनाहट और जनकार की आवाज आई और वह शीशे की तरह वजनी भी थी। अगर ये सब कुछ ख्वाब ना था तो वो उम्र भर के लिए अमीर बन चुका था। उसने कहा, और जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उन्हें मुझे कुछ न कुछ खाने को तो देना चाहिए था। जादूगर ने अपने लाल कपड़े पहने और मसनूई चेहरा भी लगा लिया। अब वो फिर वैसा ही बदसूरत बूढ़ा बन गया जैसा पहले था। उसने अपनी दिया सलाई, लकड़ी और फौलाद का टुकड़ा और बुरा सफूफ निकाला और पहले की तरह धुएंधार आग जलाई और एक बार फिर मछेरे की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने कहा, वो बातें याद रखना जो मैंने इस सफर पर रवाना होने से पहले बताई थी। अपनी आंखें नीचे रखना और अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुसीबत में फंस जाओगे। अब छूने से जो कुछ भी महसूस हुआ उस पर सवार हो जाओ और उसे मजबूती से पकड़े रखो। मछेरे के एक कंधे पर जाल था और दूसरे हाथ में अशरफियों से बड़ी हुई टोपी। बहर कैफ उसे टटोलने पर ही वही बालोंदार चीज महसूस हुई जो पहले महसूस हुई थी। वो उस पर सवार हुआ और हवा की तरह फिजा में सफर करने लगा। मछेरा चूंकि अब उन बातों का आदी हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि देखना चाहिए कि वो किस चीज पर बैठा हुआ उड़ रहा है। चुनाचे जाल और टोपी के बावजूद उसने कोशिश करके आंखों पर से रुमाल हटा लिया। देखता क्या है कि वो एक बकरे पर सवार जा रहा है जिसका रंग रात की तरह स्याह है और उसके आगे आगे जादूगर भी उसी तरह के एक बकरे पर सवार जा रहा है। उसका लाल चगा चांदनी में उड़ता हुआ बिल्कुल ऐसे मालूम हो रहा है जैसे बड़े सारे सुर्ख पर। अरे बाबा, मछेरा जोर से चिल्लाया, ये तो बकरा है। उसी दम बकरा और बूढ़ा दोनों बिजली की तरह गायब हो गए। मछेरा आसमान पर से मेंढक की तरह कमीरियां खाता हुआ नीचे गिरने लगा। उसने अपने जाल को तो मजबूती से पकड़े रखा मगर उसकी टोपी उड़ गई और अशरफियां यूं बिखरी जैसे जर्द रोशनी के शोले। वो गिरता ही चला गया यहाँ तक कि उसका सर लट्टू की तरह घूमने लगा। खुशकिस्मती से उसका मकान ऐन नीचे था और उसकी छत घास फूस की बनी हुई थी। वो उसके बीचों बीच खट से गिरा और फिर वहां से लुढ़क कर कमरे में पहुंच गया। उसकी बीवी बेचारी बिस्तर में पड़ी हुई खराटे ले रही थी, लेकिन मछेरे ने घर में घुसते ही जो जबरदस्त शोर मचाया उससे तो मुर्दे भी जाग उठते। वो उछल पड़ी और उठ के बैठ गई। नींद के मारे उसकी आंखें झपकी जा रही थी। वो गुड़ने लगी। उसका दिमाग इस तरह चकरा रहा था जैसे तूफान में बतख का अंडा। देखा वही हुआ ना? मछेरा अपने आप को संभालते हुए और अपना कंधा सहलाते हुए बोला, औरत जात की सलाह मानने का यही अंजाम होता है। वह बुढ़ा तो ठग निकला, मुआवजा दिए बगैर ही चल दिया। खैर मुझे क्या, अब मैं आइंदा ऐसी बातों में नहीं आऊंगा।